नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा RS वैकेंसी 2023 के रिगार्डिंग जो अपडेट मैंने डाली थी उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे वैकेंसी अपडेट को लेकर के, साथ में ही नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के, और पेपर फर्स्ट के अंदर देखो ये दोनों जो जानकारी हैं, वैकेंसी अपडेट और जो भी ये जानकारी है, ये लगभग वही है पहले वाली, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको जो भी साथी नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दूंगा। और आज के वीडियो का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अपने जो पेपर फर्स्ट है, RS मेंस का पेपर फर्स्ट। उस पेपर फर्स्ट के अंदर जो है यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यूनिट थर्ड के अंदर जो पार्ट ए है सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का, उसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। लगभग 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा। जो RS की तैयारी के जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं वो अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपकी तैयारी के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो जो साथी नए हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक साथियों को इसका लिंक शेयर करें, ताकि जो मेंस की जो तैयारी है वो मैं आपकी हिंदी की हैं, सोशियोलॉजी की हैं और छोटे कुछ सब्जेक्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग वगैरह की मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो आज के वीडियो के अंदर क्या खास रहने वाला है, एक बार अपन सरसरी निगाह से इसको देख लेते हैं। ये देखो वैकेंसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, मेंस पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का। पहले तो अपन सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ये सिलेबस के बारे में जो भी मोटे मोटे की पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं, सिलेबस को चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे 2021 का जो मेंस का पेपर है, उस पेपर के अंदर सोशलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये शारदा एक्ट पूछा गया है, जाति व्यवस्था असमानता को कैसे बढ़ाती है ये पूछा गया है, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के आधार क्या है ये पूछा गया है, वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक भ्रष्टाचार पॉलिटिकल करप्शन इसके बारे में पूछा गया है। फिर 5 मार्क्स जो क्वेश्चन है उसमें राजस्थान में जनजातियों की कोई 5 समस्याएं इनके बारे में पूछा गया है। साथ में ही MN श्रीनिवासन की प्रभु जाति की जो विशेषताएं हैं, MN श्रीनिवासन ने प्रभु जाति की जो कॉन्सेप्ट थी उसके अंतर्गत प्रभु जाति की क्या विशेषताएं बताई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। चलो बढ़ते हैं, स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए एक यही संदेश जो RS एस्पायरेंट्स है उनके लिए देना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों, RS की वैकेंसी और RS की जो तैयारी है ये अपने आप के अंदर एक धैर्य की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है और इंतज़ार की, धैर्य की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो पेशेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और सब्र का फल जो है वो ज़रूर मीठा होता है, मिलेगा भी, लेकिन सब्र बना करके रखना ज़रूरी है। समय जो है कुछ खुशकिस्मती लोग होते हैं जिनको पहले अटेम्प्ट में अच्छी पोस्ट मिल जाती है, और कुछ धुरंधर जो होते हैं उनको 2-2 3-3 जो अटेम्प्ट्स होते हैं उनके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। 3 अटेम्प्ट कोई देता है तो 3 अटेम्प्ट के अंदर आप मान लो कि 2-3 साल 7-8 साल उसकी लाइफ के जो होते हैं वो उसमें यूज हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसने सीरियसली तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये तय है, अगर वो ट्रैक से नहीं हटता है तो बात करते हैं वैकेंसी अपडेट को और फिर नंबर ऑफ़ पोस्ट को और पेपर फर्स्ट के बारे में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने जो वैकेंसी अपडेट के बारे में डाला था, थोड़ा सा उसको लेकर के मुझे कन्फ्यूजन था कि भाई 2-3 सोर्स से पता करते हैं कि भाई वास्तव में वैकेंसी RPSC के पास गई है कि नहीं गई है। अब वो कन्फर्मेशन हो चुका है। यही सुनने में आ रहा है कि 904 या 905 इतने पदों की जो अभ्यर्थना है, 904 या 905 पदों की अभ्यर्थना जो है वो DOPT कार्मिक विभाग जिसको बोलते हैं, इस कार्मिक विभाग से RPSC के पास भेज दी गई है। और इसको भेजे हुए भी लगभग 3-4 दिन हो गए।
भेजे हुए भी लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। मतलब आप ये देख लो कि ये शायद मंडे के शाम की बात है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट की बात करूं तो मैं आप लोगों को क्लियर इसमें कह सकता हूं कि एक एसडीएम की जो पोस्ट है वो 67 बता रहे हैं। आरपीएस की जो है वो आपके लमसम में जो हैं इसके अंदर 60 पोस्ट है। और आरटीएस तहसीलदार 115 पोस्ट इसकी बता रहे हैं। ठीक है ना, और भी दूसरी पोस्ट जो हैं कितनी हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो मोटे तौर पर जो ये पोस्टें हैं यही आरएस के अंदर सबसे अच्छी पोस्ट और पावरफुल पोस्ट हैं, जहां आप 50 लोगों का वास्तव में भला करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है ना, एसडीएम, आरपीएस और आरटीएस, बाकी भी सारी पोस्टें अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बात मैंने आप लोगों को कर ली वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी जो है 904 या 905 पदों के ऊपर जो है डीओपीटी कार्मिक विभाग से आरपीएससी के पास पहुंच चुकी है। लेकिन आप सभी साथियों को पता है कि आरपीएससी के ऊपर जो है ईडी की तलवार जो है लटक रही है। ईडी ने जांच की थी सेकंड ग्रेड को लेकर के, आरएस 2021 और 18 को लेकर के। ऐसी स्थिति के अंदर जो है आरपीएससी अध्यक्ष को बुलाया गया था ईडी कार्यालय बयान देने के लिए, मतलब बयान नोट करवाने के लिए, लेकिन वो गए नहीं हैं। अब उनके बयान जो हैं वो सकता आरपीएससी कार्यालय के अंदर ही हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस वैकेंसी को अभी अफेक्ट कर रही है। साथ में 2021 के जो इंटरव्यू हैं वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं। स्थितियाँ एक तो ये बनती हैं कि जून अंत तक जो है वैकेंसी जो है वो मतलब नोटिफिकेशन आउट हो जाए, या फिर 15 जुलाई के आसपास। लेकिन इतना डिले होना नहीं है, मतलब प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसी, अगर आरपीएससी ये जो सारी मार्केट के अंदर उसकी जो छवि खराब हुई है उसको सही करना चाहती है, तो आरपीएससी को सबसे अच्छा काम यही करना चाहिए। आरएस की जो वैकेंसी आरपीएससी को मिली है उसको एक वैकेंसी के फॉर्मेट में उसको सेटअप करके 5-7 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अब देखो आगे जो इसका सीन है इस वैकेंसी का, आगे का अपन वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं मेंस पेपर फर्स्ट को लेकर के। तो आप सभी साथियों को पता है मेंस पेपर फर्स्ट जो है वो पेपर 3 पार्ट के अंदर बंटा हुआ होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है ये पूरा हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन होता है। पार्ट बी जो है ये पूरा आपके इकोनॉमी का पोर्शन होता है। और पार्ट सी जो है इसके अंदर 3 सब पार्ट्स होते हैं जो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री जो है, इस हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। वर्ल्ड की तो केवल हिस्ट्री है, और इंडिया और वर्ल्ड की जो है हिस्ट्री के साथ में आर्ट एंड कल्चर भी है। इकोनॉमी जो है वो भी वर्ल्ड की, इंडिया की और राजस्थान की है। वैसे ही बात करते हैं जो इसकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर मैं आप लोगों से जैसे चर्चा करूँगी भी इसकी जो तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर जो इसका थर्ड यूनिट का पार्ट ए है वो आपके समाजशास्त्र है। पार्ट बी जो है वो आपके मैनेजमेंट हैं जिसको प्रबंधन कहते हैं। और पार्ट सी है आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और कौन से पोर्शन के लिए कौन सी बुक या कौन से कोचिंग सेंटर के नोट्स जो हैं वो बेस्ट हैं, वो सारी चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ सोशलॉजी को लेकर के। तो देखो प्यारे साथियों, ये जो सोशलॉजी का सिलेबस है, आरएस मेंस का सिलेबस है सोशलॉजी का, ये सिलेबस आपके 20 अंकों का है। कितने अंकों का है? 20 अंकों का सिलेबस है। इस सिलेबस के जो की पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को लिख रखे हैं। पहला है भारत में समाजशास्त्रीय विचारों का विकास। मतलब इसमें से आपको कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है कि भारत के अंदर जो समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में, भारत के अंदर समाजशास्त्र जो है एक विषय के रूप में कैसे विकसित हुआ, कब से लेकर कब तक जो है विकसित हुआ, और इसको एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप करने वाले, विकसित करने वाले जो समाजशास्त्री हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे G.S. घुरिये हो गया,
MN श्रीनिवासन हो गया, कुछ और नाम आएंगे। RS मेंस 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 1 से 2 पेज के अंदर आप मैक्सिमम इसको अपने नोट्स के रूप में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, मतलब एक कंक्लूज कर सकते हो। कोशिश करूँगा मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास, अगला पॉइंट है जाति व वर्ग। हालांकि जाति व वर्ग के अंदर इन्होंने आगे दे रखा है, संरचना दे रखी है, उत्पत्ति दे रखी है, कार्य दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन सीधा यही आता है, जैसे जाति की परिभाषा या वर्ग की परिभाषा, या आता है जैसे जाति और वर्ग के अंदर अंतर, ठीक है ना। बेसिक जो है, तो ये आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि आप जाति के बारे में 50 शब्द पता हो, वर्ग के बारे में 50 शब्द पता हो, इतना तो होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं परिवर्तन की प्रक्रियाएं, जो प्रोसेस होता है चेंजेज का, परिवर्तन की प्रक्रियाएं। तो पहला है संस्कृतिकरण, और दूसरा है पश्चिमीकरण, तीसरा है लौकिकीकरण, और चौथा है भूमंडलीकरण। तो जो है इनके बारे में आपको एक तो 20 शब्द में पता होना चाहिए, और एक आपको इनके बारे में 50 शब्द के अंदर पता होना चाहिए। इतना काम आप लोगों को करना ही है कि एक पेज के अंदर टॉपिक डाला संस्कृतिकरण, और संस्कृतिकरण की जो डेफिनेशन है वो आप लिखोगे, और 50 शब्दों के अंदर भी उसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीज़ आपको इसके अंदर करनी है। तो आपका काम जो है वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है ना। और फिर जो है भूमंडलीकरण है, जिसको अपने वैश्वीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने इसके 3 जो अपन ने मेजर जैसे स्टार्ट में पढ़े इनका है। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट के अंदर है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ। जो इंडियन सोसाइटी है करंट के अंदर, उनकी सोसाइटी के समक्ष जो चैलेंजेज हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, जैसे दहेज हो गया, तलाक हो गया, बाल विवाह हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, निर्धनता हो गया, बेरोजगारी हो गया, मादक पदार्थ व्यसन हो गया, कमज़ोर वर्ग, दलित, वृद्ध और दिव्यांग, इनके जो मुद्दे और सरकार के द्वारा क्या समाधान किया गया है, ये हो गया। अंतिम जो पॉइंट है वो है राजस्थान में जनजातीय समुदाय, जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं राजस्थान के अंदर। वैसे तो आपके भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, ठीक है ना, ये हैं, लेकिन इन्होंने सिलेबस के अंदर जो पॉइंट आउट किया है वो 3 ही दे रखे हैं, भील, मीणा, गरासिया। इसके अंदर भी आपको देखो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे इसके अंदर इन्होंने दे तो रखा है समस्याएं और मुद्दे, लेकिन एक चीज़ इसमें आप और ऐड कर सकते हो, इनकी जो सांस्कृतिक परंपरा उसको भी आप लोग पढ़ ले। जैसे कि भीलों के अंदर जैसे सागड़ी प्रथा हो गई या कोई और चीज़ हो गई, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इन तीनों की सांस्कृतिक जो परंपरा है उनके बारे में वो शॉर्ट नोट्स के रूप में जैसे आपको 15 शब्दों के रूप में पूछा जा सकता है। बाकी जो बड़े स्तर का जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जनजातीय समुदाय के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ या समस्याएं क्या हैं, या जनजातीय समुदाय के जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं, और इनके समाधान के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, कौन कौन से संवैधानिक जो प्रावधान जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं, या संविधान निर्माण होने के बाद सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चला करके जनजातीय समुदायों का कल्याण जो है वो सुनिश्चित किया है, ठीक है ना। तो ये जो सिलेबस, देखो साथियों, हम अंधाधुंध तैयारी पे टूट पड़ते हैं कि तैयारी शुरू करनी है, लेकिन सिलेबस के अंदर है क्या, सिलेबस के कीवर्ड्स को पकड़ना जरूरी है। और क्वेश्चन अगर पेपर देखोगे आप तो क्वेश्चन सीधे सिलेबस के जैसे कीवर्ड्स होते हैं वहीं से आ जाए। संस्कृतिकरण है, सीधा 50 शब्द के अंदर पूछ लेते हैं। अब हम अंदर बहुत ज़्यादा घुस के पढ़ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पश्चिमीकरण है, सीधा पूछ लेते हैं। लौकिकीकरण है, जनरल उनके बारे में। भूमंडलीकरण है, बेसिक जो चीज़ें हैं। अब चुनौतियाँ हैं, सीधा जैसे कोई भी एक चुनौती दे दी और उसका समाधान पूछ लिया। तो ये चीज़ें अपने को इसमें एक सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट अपने को चलना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़िंदगी में कभी RS नहीं बन पाओगे। सिलेबस से अगर हट गए तो ये समझ लो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली चीज़ है। अब देखो, जो बात करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों से वो है जो मेंस का जो समाजशास्त्र का जो सिलेबस था और
उसके बारे में चर्चा कर ली। 20 अंकों का, जैसे मैंने बताया, 20 अंकों का सिलेबस है इसका, और 20 अंकों को मेंस के पेपर के अंदर दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 अंकों वाले 5 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो 2 अंकों के पूछे जाएंगे, 2 मार्कर्स, जिनके अंदर जैसे क्वेश्चन है और नीचे उसकी 3 लाइनें छोड़ी हुई होगी, आपको उसका 15 से 20 शब्दों में उसका आंसर लिखना होता है। फिर जो 2 क्वेश्चन हैं वो 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, 50 वर्ड्स के अंदर आपको उनका आंसर देना होता है। ये एक जो है इसके आरएस मेंस की सोशलॉजी का जो सिलेबस है और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कुछ नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें अगर दे रखी होगी, इस सोशलॉजी वाले पोर्शन से 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता, इसलिए पढ़ना भी मत। लंबा आपको तैयार करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन सोशलॉजी से नहीं पूछा जाता। मतलब जो तीसरी यूनिट है, सोशलॉजी हो गई और मैनेजमेंट हो गई और अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो गई, इन तीसरी यूनिट से 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20-20 के सेगमेंट के अंदर। और तीनों का ट्रेंड यही है, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के, इसी हिसाब से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जो 2021 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर एक अपन अपनी जो राय है, मोटे तौर पर अपन जो है क्या उनका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन है शारदा एक्ट वाला। पहला कौन सा है? शारदा एक्ट वाला है। तो शारदा एक्ट के बारे में जैसे पूछा जाए तो 15 शब्दों के अंदर आप क्या लिख सकते हो? 15 शब्दों के अंदर, ठीक है ना। मैं एक बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो प्यारे साथियों, 15 शब्दों के अंदर हम ये लिख सकते हैं, जैसे शारदा एक्ट के बारे में कि बाल विवाह प्रतिबंध, बाल विवाह प्रतिबंध हेतु 1929 में हरविलास 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों के फलस्वरूप, हरविलास शारदा के प्रयासों के फलस्वरूप 25 सितंबर 1929 को 25 सितंबर 1929 को इम्पीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक्ट, जिसमें विवाह की न्यूनतम उम्र लड़का 18 वर्ष, लड़की 14 वर्ष तय की गई या की गई लिख सकते हैं, तय की गई या की गई लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसको जैसे अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं। हालांकि इसमें वर्ड्स ज़्यादा हो गए, आरपीएससी में लिखा हुआ होता है वर्ड लिमिट का, लेकिन मैटर नहीं करता है आपने कंटेंट अगर अच्छा लिखा है। अगर फैक्ट की बात करें, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कितने फैक्ट डाले हैं, तो देखो 1929 के अंदर, फिर ये एक्ट कब, जैसे 1929 में है, फिर हरविलास शारदा जो समाज सुधारक है उनके द्वारा उनके प्रयास किए गए। फिर अपन ने एग्जैक्ट डेट लिखा है 25 सितंबर 1929 को। फिर अपन ने विधानसभा जो उस समय थी, मतलब जो उस समय जो संसद थी जिसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, उसके द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया। फिर अपन ने इसके अंदर ये लिखा है लड़का और लड़की की जो आयु है 18 वर्ष और 14 वर्ष, ठीक है ना। तो एक तो अपना ये फॉर्मेट हो गया, इस फॉर्मेट के अंदर अपन लिख सकते हैं। अब देखो अगर आप सोचते हो कि इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है, समय कम है, तो मैं आपको एक और आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है शारदा एक्ट,
पूछा है। सीधा सा आप जैसे इसके अंदर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। 1929 में हरविलास शारदा, वो समझने वाले सब समझ जाते। हरविलास शारदा के प्रयास भी लिख सकते हो, भले या फिर इतना भी लिख दोगे तो वो समझ जाता है, जो एग्जामिनर जो होता है वो समझ जाता है कि आपको नॉलेज है। और 15 मार्क के अंदर शॉर्ट ही लिखना होता है। जैसे अब आपने लिख दिया इंपीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित, ठीक है। फिर लिख दिया विवाह की न्यूनतम उम्र, लड़का 18 वर्ष, लड़की 14 वर्ष। ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट के अंदर। इससे ज़्यादा शॉर्ट अपन कर नहीं पाएंगे और इतना लिखना ही होता है। अगर आप इतना लिख देते हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। फिर भी कोई खड़ूस होगा तो 1.5 नंबर तो वो देगा ही देगा। अगर 1.5 नंबर भी नहीं देता तो उसकी आत्मा जो है मर चुकी है, ठीक है ना। 1.5 नंबर तो आना ही है। तो ये जैसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया है कि जाति व्यवस्था असमानता को कैसे बढ़ाती है। देखो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो चेंज करके पूछ लेते हैं, क्वेश्चन वही होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, कैसे समझाइए, या जाति एक अंतर्विवाही समूह है, कैसे समझाइए, या कुछ भी करके क्वेश्चन वही जाति के वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें बात करें कि जैसे अपन बात करें इसके अंदर कि जाति व्यवस्था असमानता को किस प्रकार बढ़ाती है, तो इसके अंदर देखो सीधी सी बात है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि जाति एक बंद वर्ग है, ठीक है ना। बंद वर्ग है जिसके संबंध केवल अपनी जाति के सदस्यों के बीच ही सीमित रहते हैं। इससे 2 जातियों के बीच में परस्पर मेल मिलाप कम होता है, जिसके कारण असमानता की खाई बढ़ती जाती है, ठीक है ना। असमानता की खाई जो है बढ़ती जाती है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। या जैसे आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे जाति एक बंद वर्ग है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। या अगर आप जैसे ऐसे ये भी कर सकते हो कि जाति व्यवस्था आप ये लिख सकते हो कि जाति व्यवस्था जो है आनुवांशिकता पर आधारित होती है। एक जाति के सदस्य उसी जाति के सदस्यों के साथ विवाह, खान पान, अन्य संबंध स्थापित करते हैं, जिससे एक जाति के सदस्यों का दूसरी जाति के सदस्यों के साथ जो संबंध होता है, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे अन्य कोई संबंध है, वो स्थापित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर 2 अलग जातियां जो होती है उनके बीच में हमेशा असमानता पैदा रहती है, असमानता बनी रहती है। जब तक जाति व्यवस्था विद्यमान है तब तक ये असमानता ऐसे ही बढ़ी रहेगी। तो जाति व्यवस्था अगर वर्ग व्यवस्था में तब्दील हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक जाति का सदस्य दूसरी जाति की एक जाति का सदस्य है वो दूसरी जाति को अगर ग्रहण करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन वर्ग के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपका स्टेटस चेंज हुआ आपका वर्ग चेंज हो जाता है। जैसे पहले आप गरीब थे तो आप निम्न वर्ग में, लोअर क्लास में आते थे, लेकिन जैसे ही आप बिजनेस में अच्छे सेटल हो गए, अब आप हायर क्लास के अंदर चले गए। तो जैसे ही आप हायर क्लास के अंदर चले गए तो आपका पूरा जो कंसेप्ट था वो पूरा चेंज हो गया। आपकी जो वैवाहिक संबंध अब आप हायर क्लास के बीच स्थापित कर सकते हो, आपकी रहने सहने की शैली जो है वो पूरी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो जो क्लास की वर्ग की थ्योरी आती है वो जाति से इसी आधार पर डिफरेंट है कि वर्ग क्या होता है, खुला होता है, ठीक है ना। वर्ग के सदस्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग में छलांग लगा सकते हैं, लेकिन जाति जो होती है एक बंद है। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन के क्या आधार है, ठीक है ना।
तो आप इसको सीधा जैसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे आधार, उम्र सीमा, ठीक है, उम्र सीमा लिख सकते हो, मूल निवासी, फिर आप लिख सकते हो वार्षिक आय, ठीक है। और फिर अगर जैसे एक और जैसे है अन्य योजना के लाभार्थी नहीं, ठीक है ना। ये जैसे 4 आधार आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब उम्र सीमा में जैसे आपको अगर याद हो 55 से 58 वाला कंसेप्ट अगर याद हो तो लिख सकते हो कि 58 वर्ष से अधिक, जैसे महिलाओं के अंदर जैसे बात करते हैं तो 55 वर्ष से होता है भाई। 55 वर्ष की कोई महिला होगी तभी वो पेंशन लेने की हकदार होगी, ठीक है ना। पुरुषों के अंदर जो है पेंशन जो शुरू होती है वो 58 साल की उम्र के बाद होती है। जब शुरू के अंदर जो है पेंशन जो मिलती है वो 750 मिलती है, लेकिन जैसे ये 75 के पास में पहुंच जाते हैं, मतलब 75 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, तो ये पेंशन जो होती है आपके पुरुषों को जैसे 1000 मिलती है और महिलाओं को जो है फिर वो इसका जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जैसे मूल निवास है तो मूल निवास में आप लिख दोगे राजस्थान, ठीक है। वार्षिक आय जैसे है, वार्षिक आय के अंदर जैसे आपने लिख दिया, जैसे इसका पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो शायद मेरे हिसाब से 48,000 का था, अब कितना है शायद यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो कंसीडर। अब जैसे वैश्विक गांव है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव, इसको जो है जैसे ये भी दे देते हैं ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज की जैसे बात करते हैं तो देखो, वैसे अगर अपन यही क्वेश्चन अगर इकोनॉमी में पूछा गया होता, अगर यही क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछा गया होता तो इसके आंसर के अंदर अपन विशेषतया जो है इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। कि जैसे विश्व के विभिन्न देशों से अर्थव्यवस्था का जो खुलापन होता है, जिसमें एक देश अन्य देश के साथ मुक्त व्यापार जो है कर सकता है बिना किसी टैक्स के, बिना किसी टैरिफ के, तो वो जो होता है कंसेप्ट, जो एक जाल जो बिछता है या वो जो एक व्यवस्था बनती है, उसको ग्लोबल विलेज के रूप में अपन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है सोशलॉजी से पूछा है, तो इसके अंदर जो है आपको मेनली जो ध्यान देना है वो देना है सोशलॉजी को। तो आप ये कह सकते हो कि वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत, वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत स्थापित एक ऐसा स्थान या जगह है, ठीक है ना, एक ऐसा स्थान या जगह जिसमें विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बीच खुलापन होता है एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन विशेष बात करेंगे वो करेंगे कल्चर की, ठीक है ना। बाकी जैसे मैं आप लोगों को जैसे इसमें बताऊं कि जैसे अपन अगर इकोनॉमी में पूछा जाए तो अपन जैसे इकोनॉमी की चर्चा कर सकते हैं। और बाकी जैसे मोटे तौर पर अगर जैसे अपन बात करें तो इसके अंदर आपको कल्चर को ही इंडिकेट करना है, ठीक है ना। इसमें आपको सांस्कृतिक जो स्वरूप हैं उसके बारे में ही चर्चा करनी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आप सांस्कृतिक स्वरूप को छोड़ करके आर्थिक व्यवस्था लिख रहे हो, आप जैसे कोई और चीज़ लिख रहे हो इकोनॉमी की टर्म, तो वहाँ पर एग्जामिनर चाहे तो आपको उसमें फिर 0 नंबर भी, अगर ये लिखा तो आपको 1.5 से 2 नंबर जो है आपको मिल सकते हैं। इसमें आप जैसे इसका जो वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री है, उसका नाम भी लिख सकते हो। जैसे ऐसे लिख सकते हो, मैकलुहान प्रदत्त अवधारणा, या मैकलुहान द्वारा वैश्वीकरण के अंतर्गत दी गई एक अवधारणा, जिसके अंतर्गत एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न देशों की संस्कृतियों के मध्य खुलापन होता है और विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति का आदान प्रदान जो होता है वो मुक्त रूप से होता है, ऐसा स्थान ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप कर सकते हो। और बाकी जैसे क्वेश्चन जो हैं आप लोग भी थोड़ा प्रयास करें। और जैसे ये राजस्थान में जनजातियों की समस्याएं हैं, तो इनके बारे में जैसे आप लोग जैसे जैसे ये ऐसे लिख सकते हो, जैसे समस्या है, ठीक है।
फिर आप जैसे समस्याएं, जो भी जनजातियों की जैसे समस्याएं हैं, अगर जैसे हम इसमें बात करें कि जैसे आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हो, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, पर्यावरण संरक्षण, भूमि विस्थापन, संचार साधनों का अभाव, ठीक है, शैक्षणिक समस्या, ठीक है, सामाजिक समस्या, जैसे आप सामाजिक समस्याओं के अंदर जैसे आप बाल विवाह लिख सकते हो, कन्या भ्रूण हत्या लिख सकते हो, कन्या भ्रूण हत्या तो नहीं होती इनके अंदर, वेश्या प्रथा, वेश्यावृत्ति लिख सकते हो, या कन्या मूल्य प्रथा लिख सकते हो। ये सारी जो हैं, तो इस प्रकार से आप एक चार्ट की फॉर्म के अंदर इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक जैसे कुछ मोटे तौर पर जो है, मैंने एक सैंपल के तौर पर आप लोगों से ये डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लिंक जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो सोशोलॉजी का जो पेपर है वो आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करके एक निश्चित टाइम बाउंड जो है, एक मॉडल आंसर क्या होता है वो तैयार करके मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। प्यारे साथियों, वैकेंसी कभी भी आए, आरपीएससी को वैकेंसी भेजी जा चुकी हैं। सरकार का ये चुनावी साल है, तो अगर यही अगर 2 साल सरकार को बचे होते तो हो सकता है कि टाइम पास में वैकेंसी नहीं आती, लेकिन अब वैकेंसी आना तय है। अब आपको जितना डिले हो रहा है ये आपके लिए बोनस है, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, अगर आपको 2 साल भी दे दे तो हम उस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि काश 1 महीना और मिल गया होता, 2 महीने और मिल गए होते। पिछली बार मेंस वाले जो स्टूडेंट थे, आप लोगों को पता है, सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए, मेंस का उनको टाइम कम मिला था, सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए उन्होंने कितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था आरपीएससी के आगे। महिलाओं ने, लड़कियों ने आमरण अनशन तक किया था, ठीक है ना। हॉस्पिटल में बेचारी भर्ती हुई थी, लेकिन आरपीएससी ने उनको टाइम देने से मना कर दिया था। तो वैकेंसी आने से पहले का जो आप लोगों के पास टाइम है वो गोल्डन टाइम है, उस टाइम का यूज करें। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ उसका जो डिस्कशन होता है फ्रूटफुल, वो शेयर करने की। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा आशावादी रहिए, सकारात्मक रहिए, और धैर्य रखिए। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।